हेलो एवरीवन। आज हम आरबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है उसके पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी के जीव विज्ञान के पहला पार्ट शुरू करेंगे, जीवों में जनन। ओके, आज हम लेंगे जीवों में जनन। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जनन है क्या। देखिए, जीवन का एक प्रमुख लक्षण है जनन। प्रत्येक जीव का प्रमुख लक्षण है जनन, है ना। तो जीवों द्वारा अपनी ही प्रजाति के जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। और इसमें एक जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, विकास करता है और विकास करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है या मर जाता है। तो एक प्रकार से कहें तो प्रजनन किसी भी जीव के अंत का प्रारंभ है। लेकिन जीवों के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उस अवधि को कहा जाता है जीवन अवधि या जीवन काल। किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। लेकिन क्या यह जीवन काल या जीवन अवधि जो होती है वो जीवों के आकार पर निर्भर करती है? नहीं, वह जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जीव, हाथी बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा दिन जिंदा रहता है और चींटी छोटी है तो कम दिन जिंदा रहती है, वो ज़रूरी नहीं है ना। ये निर्भर करता है ये निर्भर नहीं करता उसकी जटिलता पर, जीवों के आकार और उनकी जटिलता पर निर्भर नहीं करता, है ना। जैसे कि आपको उदाहरण दिया जाए तो तोता और कौवा आकार में दोनों लगभग, देखा जाए तो कौवा आकार में अधिक ज़्यादा मतलब अलग अलग नहीं है, लगभग दोनों सेम है। लेकिन तोता 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जबकि कौवा सिर्फ 15 वर्ष तक जीवित रह सकता है। हाथी का जीवन काल वैसे ही 65 से 90 वर्ष हो सकता है। तो अलग अलग तरीके की, जबकि वहीं गाय का आप लें तो 25 से 30 वर्ष है। अलग अलग जीवों के जीवन काल अलग अलग होते हैं। ओके, आम का पेड़ जो है उसका जीवन काल 200 साल तक होता है, जबकि पीपल का पेड़ जो है वो पीपल का पेड़ हजारों वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है। तो दोनों जबकि पेड़ ही हैं, वृक्ष ही हैं। तो जीवन काल को, जो जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय है, उसको कहेंगे जीवन काल या जीवन अवधि। ओके, कोई भी जीव अमर नहीं होता एक कोशिकीय जीव को छोड़ के, क्योंकि एक कोशिकीय जीव मरते नहीं हैं, विभाजित होते हैं। एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है, फिर वो 2 अमीबा से 4 आगे विभाजित होते जाते हैं, तो उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। लेकिन बाकी कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, युग्लिना आदि को अमर माना जा सकता है। ओके, तो अब है हमारे पास प्रजनन। प्रजनन, इन सब से क्या निकल के आया? एक जीवन काल प्रश्न और एक प्रजनन का अर्थ या प्रजनन की परिभाषा। तो जीवन काल मैं बता चुकी हूँ। प्रजनन क्या है? प्रजनन जीवों का एक प्रमुख या एक विशिष्ट गुण है, जिस प्रक्रिया में जीव अपने ही सामान्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। और प्रजनन ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की निरंतरता को बनाए रखती है। अतः कहा जा सकता है जीव मर जाते हैं लेकिन प्रजाति बनी रहती है। ओके, तो अतः जन्म, वृद्धि, प्रजनन व मृत्यु का एक चक्र सतत रूप से चलता रहता है। तो इस पृथ्वी पे प्रजनन की भूमिका क्या है? देखिए, प्रजनन की वजह से ही प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अपने जैसे ही सामान्य जीव बने रहते हैं, खत्म नहीं होते। ओके, और जैव विकास होता है,
क्योंकि विभिन्नताएं आती हैं। धीरे धीरे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि लैंगिक जनन, तो धीरे धीरे उनमें विभिन्नताएं आती हैं और विभिन्नताएं होने के कारण धीरे धीरे वह अपने आप को अपने प्रकृति के अनुरूप बदलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनमें विभिन्नताएं आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन विभिन्नताओं की वजह से ही जैव विकास होता है। तो विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। तो जैव विकास भी प्रजनन की एक मुख्य भूमिका है, प्रजनन की वजह से ही होता है। पारिस्थितिकी में साम्य अवस्था बनी रहती है, बैलेंस बना रहता है इकोलॉजिकल। अगर सारे हिरन मान लीजिए हिरन हैं और हिरन सारे मर गए, या घास खाने वाले मान लीजिए प्रजनन कर ही नहीं पा रहे हैं, तब तो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी बचेंगे, उनका क्या होगा। तो साम्य अवस्था बनाए रखती है पारिस्थितिकी साम्य अवस्था। प्रजनन दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए जीव एक प्रतिस्थापित होते हैं, अतः यह प्रकृति में पेड़ पौधे व जंतुओं की अपेक्षा संख्या बनाए रखने में मदद करता है। खाद्य सुरक्षा। फसलों और पालतू जानवरों के प्रजनन द्वारा मनुष्य अपनी खाद्य को बनाए रखता है, सुरक्षित रखता है, सुनिश्चित रखता है कि हम आगे से आगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनको सुरक्षित। तो खाद्य सुरक्षा ये प्रजनन की मुख्य भूमिका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रजनन के प्रकार। ओके, प्रजनन के प्रकार। तो आपके पास क्या क्या आ गया, प्रजनन का अर्थ, इन टॉपिक को हमने पढ़ा, प्रजनन की परिभाषा, प्रजनन के बारे में पढ़ा, प्रजनन की इस धरती पे या हमारे लिए क्या आवश्यकता है, और प्रजनन के प्रकार ले रहे हैं, है ना। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन किस आधार पे, इसका आधार क्या है दो प्रकार का, जनक जीवों की संख्या के आधार पे। याद रखिएगा, प्रजनन दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन से, किसके आधार पे, किसके आधार पे, जीवों की संख्या के आधार पे। कौन कौन से दो प्रकार के हैं, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। ओके, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जब संतति का उत्पादन केवल एक जनक द्वारा होता है। जब किसी भी जीव का जन्म लेना या किसी भी जीव का बनना या जनन होना केवल एक जनक द्वारा होता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जब संतति का उत्पादन केवल एक जीव द्वारा होता है तो अलैंगिक, परंतु जब विपरीत लिंग वाले दो जनक द्वारा हो या दो जनक भाग लेते हैं तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। प्रजनन जब दो जनकों द्वारा हो, प्रजनन में जब दो जनक सहायक हो तो उसे लैंगिक जनन, और एक जनक द्वारा ही प्रजनन हो तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। ओके, तो अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। ओके, तो अलैंगिक जनन की परिभाषा हमने पढ़ ली है, आपको पता ही है। जब प्रजनन या जनन केवल अकेला एक जीव द्वारा हो, या संतति का उत्पादन जब केवल एक जीव द्वारा हो, उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के कुछ गुण हैं। देखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है यानी बच्चे होते हैं, वो बाह्य रूप से और आनुवंशिक रूप से जनक के एकदम समान होते हैं, इसीलिए उन्हें क्लोन भी कहते हैं। आकार की और आनुवंशिकी रूप से दोनों ही समान होते हैं, तो इसीलिए उन्हें क्लोन कहते हैं। तो संतति बाह्य रूप से और आकार प्रकार व आनुवंशिक रूप से जनक के एकदम समान होती है, इसीलिए ऐसी संतति को हम क्लोन कहते हैं। प्राय ये एक कोशिकीय जीव, पादप और सरल शारीरिक संगठन वाले जंतुओं में पाए जाते हैं, लेकिन उच्च अकशेरुक और कशेरुक जंतु में नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, उच्च प्रकार के अकशेरुक और कशेरुक जंतु में अलैंगिक जनन नहीं होता, परंतु साधारण सरल शारीरिक संगठन वाले जंतुओं में होता है, पादपों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, उनमें जरूर होता है। अच्छा, एक और चीज़, इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। चूँकि लैंगिक जनन में युग्मक होते हैं, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं होते, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है और इसमें दो जनक भाग लेते हैं, तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता और युग्मकों का संलयन नहीं होता। जब युग्मकों का निर्माण ही नहीं होगा तो अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ओके, और अलैंगिक प्रजनन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं।
इनमें भी अलग अलग प्रकार हैं, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। वैसे अलग अलग विधियां हैं, विधियों में आ जाता है इसका विखंडन। अलैंगिक जनन जो होता है वो जो जीव करते हैं, अलैंगिक जनन जो जीव करते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन वो करते हैं, उस इनकी भी कई विधियां हैं, जैसे कि विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु का निर्माण है, कली का निर्माण है, जेम्यूल्स है, कायिक प्रवर्धन है आदि। ये सब अलैंगिक जनन में आएंगे। तो अलैंगिक जनन क्या है? एक जीव द्वारा, अकेले एक ही जीव द्वारा संतति उत्पन्न करने की क्षमता की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो संतति प्राप्त होती है वह हूबहू पेरेंट के समान होती है, यानी अपने जनक के समान होती है, और बाह्य और आनुवंशिक रूप से समान होती है। यह उच्च किस्म के कशेरुक और अकशेरुक जीवों में नहीं होता, परंतु यह एक कोशिकीय जीव, पादप और साधारण शारीरिक संगठन रखने वाले जंतुओं में होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, युग्मकों का संलयन नहीं होता, और इसमें विभाजन समसूत्री प्रकार का होता है। ओके, इसकी प्रमुख विधियां अब हम विस्तार से लेते हैं, प्रमुख विधियां लेते हैं। आपकी बुक में ज़्यादा विस्तार नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। जो जो विधियां हैं तो उदाहरण जरूर है, और उदाहरण ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अलैंगिक जनन की विधियां आप ले रहे हैं। ओके, अलैंगिक जनन के प्रमुख विधियों में पहला है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। यदि जीव की या जनक कोशिका का शरीर दो भागों में टूटता है, कितना? दो भागों में टूटता है, तो उसे कहते हैं द्विखंडन, और दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे कहते हैं बहुखंडन। ओके, द्विखंडन का उदाहरण आपके पास अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जबकि बहुखंडन का मलेरिया पराजीव प्लाज्मोडियम है। अमीबा में भी ऐसा होता है। ओके, तो द्विखंडन के बारे में हम पहले ले रहे हैं। शरीर दो भागों में, एक जनक कोशिका दो भागों में जब अपने शरीर को विभाजित करती है, या जब जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभक्त होती है, उसे कहते हैं द्विखंडन। ओके, द्विविखंडन या द्विविभाजन। द्विविखंडन या द्विविभाजन में एक जनक कोशिका दो बराबर संततियों का निर्माण करती है, या दो बराबर टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, उसे कहते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन। ओके, अब ये विभाजन तल के आधार पर निर्भर करता है। विभाजन के तल के आधार पर यह अनियमित आकार की भी हो सकती है। दोनों कोशिका कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप उसमें अमीबा ले सकते हैं। अनुप्रास्थ द्विखंडन हो सकते हैं। जब इनका विभाजन अनुप्रास्थ हो तो पैरामीशियम उसका उदाहरण है। अगर अनुदैर्ध्य विभाजन होता है द्विखंडन, तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य द्विखंडन, और इसका उदाहरण है यूग्लिना। ओके, तो ये द्विखंडन का था। अब है बहुखंडन। जब जनक कोशिका के केंद्रक एक से अधिक बार विभाजन हो जाते हैं, और जैसे ही जनक कोशिका नष्ट होती है, विघटित होती है, तो ये मुक्त हो जाते हैं और खूब सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक जनक कोशिका केंद्रक के अनेक विभाजनों के कारण अनेक संततियों को उत्पन्न करती है, और वो संततियाँ जनक कोशिकाओं के विघटन के बाद मुक्त हो जाती हैं। उदाहरण मैंने बताई है मलेरिया के पराजीव प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये दोनों का उदाहरण याद रखिएगा, पूछा जाता है, या फिर दे दिया जाता है क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विभाजन होता है, बताइए। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि में हम जा रहे हैं। अलैंगिक की दूसरी विधि है मुकुलन। ओके, देखिए, एक कोशिकीय जीव की कोशिका के बाहर, एक कोशिकीय जैसे ईस्ट उदाहरण ले सकते हैं, जनक कोशिका में एक छोटी सी बहुवृद्धि निकल जाती है बाहर की तरफ, इस तरीके से कुछ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको
बता दूं, ये है ईस्ट, ठीक है, और ये ईस्ट के अंदर छोटी सी बहुवृद्धि जिसे कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिका, इंग्लिश में कहते हैं बर्ड। और ये कलिका धीरे 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 मैच्योर हो जाती है और ये मान लीजिए केंद्रक है, ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया और धीरे 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 क्या होती है? परिपक्व होकर के और पादप जो कोशिका होती है, जनक कोशिका, उससे अलग होकर के कोशिकाओं का, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो कलिका के रूप में जनक कोशिका से एक छोटी सी बहुवृद्धि या कलिका उत्पन्न होती है, जो परिपक्व होने के बाद परिपक्व होने के बाद कोशिका जनक कोशिका से अलग हो जाती है और अपना नई कोशिका का निर्माण करती है, या कह सकते हैं डॉटर सेल्स। ओके, तो ये है मुकुलन, जैसे ईस्ट में हो सकता है, हाइड्रा में होता है, और इसका उदाहरण है जेम्यूल्स, है ना। स्पंज जो होता है उसके आंतरिक कलिकाओं का निर्माण होता है, स्पंज में अंदर की ओर ही कलिकाओं का निर्माण होता है, और जिसे जेम्यूल्स कहते हैं। और जनक जीव की से अलग होकर के यह जेम्यूल्स नए जीवों के रूप में विकसित होते हैं। तो स्पंज के अंदर आंतरिक कलिकाओं का निर्माण होता है, जिसे जेम्यूल कहते हैं। ओके, और यही जेम्यूल नए जीवों के रूप में विकसित होते हैं या विकास करते हैं। तो जेम्यूल का मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। यह है स्पंज के आंतरिक कलिका, जिसे जेम्यूल कहते हैं, जो नए जीवों के रूप में आगे चल के विकसित होते हैं, जेम्यूल्स। ये स्पंज है, उसके अंदर ये छोटी छोटी सी कलिकाएं, जेम्यूल्स। तो इनमें आंतरिक कलिकाओं का निर्माण होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर अलैंगिक जनन की विधियों में बीजाणु निर्माण। ओके, बीजाणु निर्माण। आपने ब्रेड पे लगे हुए फफूंद को देखा होगा, राइजोपस जिसे कहते हैं, कवक, है ना, वो एक प्रकार का कवक होता है। तो शैवाल, कवक और कुछ छोटे वर्ग के जो पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, उनमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा होता है। ओके, तो बीजाणुओं का निर्माण एक संरचना में होता है, और जिस संरचना के अंदर बीजाणु इकट्ठे रहते हैं या एक साथ रहते हैं या जिनमें उनका निर्माण होता है, उसे कहते हैं बीजाणुधानी। जैसे मान लीजिए ये है ब्रेड के ऊपर इस तरीके की संरचना बनती है और इसमें इस तरीके का गोल संरचना, ये है बीजाणुधानी, ये होगी बीजाणुधानी। इसमें खूब सारे बीजाणु होते हैं, बहुत सारे, और जब ये परिपक्व हो जाता है तो फट जाता है, और फटने के बाद इससे बीजाणु वापस कोशिका पे या जो भी कवक हैं, शैवाल हैं, उन पे गिर जाता है और नए बीजाणुओं का निर्माण करता है। ये राइजोपस में बीजाणु का निर्माण मैंने आपको बताया है ब्रेड के ऊपर। ओके, ये राइजोपस, म्यूकोर, इस तरीके के जो कवक हैं, इनमें जो बीजाणु होते हैं वो अचल बीजाणु होते हैं, और ये अचल बीजाणु का निर्माण करते हैं, है ना। और बीजाणु धानी बढ़ती है तो हवा के द्वारा वो ये उधर इधर बिखरते हैं और नए बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइटा के बीजाणु भी इसी प्रकार के होते हैं, और शैवाल में चल बीजाणु होते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो बीजाणु हैं ये अचल बीजाणु हैं, परंतु शैवाल में चल बीजाणु होते हैं, या उसको इंग्लिश में कहते हैं जूस्पोर, है ना। तो उसमें चल बीजाणु होते हैं। ये एक ध्यान रखिएगा, नोट्स के तौर पे लिख लीजिएगा कि कवक में अचल बीजाणु होते हैं, जबकि शैवाल में चल बीजाणु होते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन चल बीजाणुओं को, अचल बीजाणुओं को देख सकते हैं। ये चल बीजाणु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखिए, अचल बीजाणु को जैसे मैंने इसमें बताया कि ये फटती हैं तो इसको फटने के बाद दूर दूर तक बिखरती हैं हवा के सहायता से, परंतु उनको ज़रूरत नहीं है हवा की। उनको, वो चल बीजाणु हैं तो उनको, उनकी संरचना को चलने के लिए पक्षमाभ यानी सीलिया और कसाबिक यानी कि फ्लैजिला
जैसी संरचनाएं उनमें उपस्थित होती हैं, है ना। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको एक चल बीजाणु शैवाल का क्लाइडो। तो क्लाइडोमोनास की संरचना बता देती हूँ। इसमें अचल बीजाणु लिख देती हूँ, अचल बीजाणु, ओके। और क्लाइडोमोनास बना देती हूँ मैं। इस प्रकार की क्लाइडोमोनास की संरचना होती है। तो ये है क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास में ये इस प्रकार की खूब सारे बीजाणुओं का निर्माण होता है जो चल बीजाणु होते हैं, है ना। ये है बीजाणु, चल बीजाणु हैं, और ये इनके लंबे लंबे इस तरीके से इनमें ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला यानी पक्षमाप, जो इनके आगे से आगे चलने में सहायता प्रदान करती है। इसका उदाहरण है क्लाइडोमोनास, है ना। यूलोथ्रिक्स, याद रखिएगा, चल बीजाणु पूछा जाएगा, शैवाल में पाए जाते हैं चल बीजाणु। तो क्लाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स किस प्रकार के प्रजनन करते हैं, इसमें किस प्रकार के जूस्पोर का या बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो चल बीजाणु का निर्माण होता है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा अलैंगिक जनन में कोनिडिया। इसमें भी अचल बीजाणु का निर्माण होता है, और इसमें इनका निर्माण जो होता है बीजाणुधानी में नहीं होता। दो बातें याद रखिएगा, अचल बीजाणु और निर्माण बीजाणुधानी में नहीं होता। ये विशेष प्रकार के कवक तंतु कॉनिडियोफोर का निर्माण करते हैं शीर्ष पे, और वायु द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक जिससे बनाई गई थी। तो इसका मैं चित्र एक बार आपको दिखा देती हूँ, ओके। ये देखिए, ये है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जिसमें ये कॉनिडिया का निर्माण है। ये दिख रहा है आपको, ये विशेष प्रकार के कवक तंतु हैं जिसको कॉनिडियोफोर कहते हैं। ये कवक तंतु, इसे कॉनिडियोफोर कहते हैं, ओके। और इनके शीर्ष पर ये निर्मित हुए हैं कॉनिडिया। ये वायु द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं, यहाँ से टूट के आगे वायु द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, ओके। इससे पहले हमने शैवाल लिया था बीजाणुधानी में। ये है शैवाल का क्लाइडोमोनास। ये क्लाइडोमोनास में निर्मित अनेक जो सूक्ष्म क्लाइडोमोनास, जो इसके फटने के बाद ये चल बीजाणु जो बाहर निकल रहे हैं, और फिर ये परिपक्व क्लाइडोमोनास का निर्माण करेंगे। तो ये इससे पहले का क्लाइडोमोनास का। और कॉनिडिया में हमने लिखा, कॉनिडिया में क्या था, पेनिसिलियम, ये उदाहरण है। और ये है कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर पे कॉनिडिया का निर्माण होता है, वायु द्वारा प्रकीर्णित होता है। लेकिन इसमें चल बीजाणु नहीं, ये अचल बीजाणु होते हैं, और बीजाणुधानी में ये निर्मित नहीं होते हैं। इनमें कहीं भी बीजाणुधानी आपको नहीं दिखेगी, ओके। तो कॉनिडिया का उदाहरण पेनिसिलियम और एस्परजिलस। नेक्स्ट है हमारे पास खंडन। खंडन यानी टूटना। शैवाल के पादपकाय 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं परिपक्व होने के बाद। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ब्रायोफाइटा है ना। तो अलग हुए, जैसे कि ये है, अब ये बीचों बीच टूट जाएगा। सपोज ये 1 से 2 खंडों में इस प्रकार से टूट जाए, इनका पादपकाय, और नए काय का निर्माण करेगा। इस प्रकार से दो या 2 से अधिक निर्माण, नए पादप सुकाय के रूप में विकसित होंगे या निर्माण करेगा। कभी कभी क्या होता है कि पुराने भाग जो पादप के हैं उनके सड़ने से, उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाने से भी खंडन होता है। शरीर जब पुराने भाग सड़ने लग जाते हैं तो उस पर नई कलिकाएँ, नया जो सुकाय होता है उनका निर्माण हो जाता है, और नए पादप शरीर का निर्माण होता है। तो इसे ही कहते हैं खंडन। जो पादपकाय होता है वो परिपक्व होने के बाद या सड़ने गलने या प्राकृतिक मृत्यु के बाद अपने उनका शरीर जो होता है 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है, और नए खंडों का निर्माण करता है या नए पादप सुकाय का निर्माण करता है। तो इसे कहते हैं खंडन। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन।
देखिए, कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये आप जानते ही हैं, पौधे के जड़, तना, पत्ती, पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट को, प्रजननांग को छोड़कर, या कह सकते हैं बीज से पौधे ना उगा के पौधे के किसी दूसरे भाग से यदि पौधा उगाया जाता है, नए पौधे का निर्माण होता है, उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ये प्राकृतिक तौर पे भी होता है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल, कृत्रिम भी कराया जाता है। जैसे गुलाब की टहनी काट के लगा देना, ब्रायोफिल्म में पत्तियों के किनारे पे पौधे, नए पौधे का आना, गन्ने के तने काट के लगा देना, आलू जो होता है, आलू की जो आँखें आ जाती हैं उनको काट के लगा देना, लहसुन की कलियों को जब हम लगा देते हैं तो उससे लहसुन का निर्माण हो जाना, तो ये सब कायिक प्रवर्धन में आते हैं। तो इनको आर्टिफिशियल भी किया जाता है और अपने प्राकृतिक तौर पे भी होते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके के होते हैं। इसके कुछ लाभ हैं, पहले हम लाभ देखते हैं। देखिए, इस विधि में जो नया पौधा उगता है उसका तेजी से विकिरण होता है और तेजी से फैलता है और बढ़ता है, और इस विधि में बहुत कम मेहनत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती और सस्ती भी होती है। और ऐसे पौधों का भी इसमें प्रजनन करवाया जा सकता है, या ये कह सकते हैं ऐसे पौधों का जिनमें बीज निर्माण नहीं हो सकता, यही एकमात्र विधि है। ऐसे पौधे जिनमें बीज निर्माण नहीं होता, जैसे कि केला है, गन्ना है, इन सब में प्रजनन की यही एक विधि है। ओके, इससे प्रजनन, मान लीजिए किसी पौधे का प्रजनन कराना है, उसके गुणों को हमें संरक्षित रखना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ताकि ये अगर एक आम है उसका मीठापन हमें बरकरार रखना है, तो इस विधि द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो वांछित गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदलाव के संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि इस अलैंगिक जनन में हमने पहले ही पढ़ा था कि 2 कॉपी, पेरेंट के 2 कॉपी पौधा उगता है या कोशिकाओं का निर्माण होता है या विकास होती है। इसमें आकारिकी और आनुवंशिकी गुण जनक के समान होते हैं, 2 कॉपी होते हैं, क्लोन होते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम संरक्षित रख सकते हैं उनके इन वांछित गुणों को। ओके, इस विधि द्वारा ऐसे पौधों को भी उगाया जा सकता है जिनकी लैंगिक प्रजनन की क्षमता समाप्त हो गई है, या जो न उग सकने योग्य बीज उत्पन्न करते हैं, जैसे घास, गुलाब आदि। तो ये इसके लाभ हैं। लाभ बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है कि इनके क्या लाभ हैं। बहुत ज़्यादा लाभ हैं इसके, आप अगर ध्यान से देखें तो। अच्छा, यह प्रजनन की बहुत तेज विधि है और इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में फल और फूल का विकास बहुत जल्दी होता है, विकिरण भी जल्दी होता है, फैलाव भी जल्दी होता है, विकास भी जल्दी होता है, और हम इनके गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रख सकते हैं। जो बीज निर्माण जिन पौधों में नहीं हो सकता, उनके लिए तो एकमात्र ये उपाय है क्या, इस विधि द्वारा ही, एक विधि है ये, इस विधि द्वारा ही हम क्या करा सकते हैं, इसका प्रजनन करवा सकते हैं। ओके, आजकल तो माइक्रो प्रोपगेशन भी आ गया है, फिलहाल वो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उससे भी उगाया जा सकता है, कई पौधे उगाए जाते हैं। लेकिन यह एक विधि है जिस अगर बीज नहीं निर्माण होता है, बीज जिन पौधों में नहीं होता है, तो उनमें उनके लिए प्रजनन की अच्छी विधि है। ओके, तो आज हम कायिक प्रवर्धन के लाभ तक ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसी को और डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।